Hello friends, I Narayan Roy welcome you all to my YouTube channel and online class. This channel provides you an opportunity of online learning. आज की क्लास में we are going to start a new subject named legislative support. आप इस सब्जेक्ट को एज अ पॉलिटिकल साइंस के सेक सब्जेक्ट के रूप में अपने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ते हैं. आप चाहे बीए प्रोग्राम के छात्र हो, बीए ऑनर्स के छात्र हो, आप चाहे अपनी ग्रेजुएशन ड्यू एसओएल, ड्यू एनसी वेब या ड्यू रेगुलर से कर रहे हो, अगर आप बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो ये सब्जेक्ट आप अपने कोर्स के दौरान जरूर पढ़ते हैं, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव सपोर्ट. जैसे यहाँ लिखा भी है, अ सब्जेक्ट इन यूजी कोर्स ऑफ ड्यू रेगुलर एनसी वेब एंड सॉल्व. आज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट और हम समझेंगे कि ईच यूनिट में, इसके प्रत्येक यूनिट में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और इस पूरे सेशन में, अभी जो छोटा सा सेशन होगा, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. यूनिट सेकंड में क्या क्या बातें हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे. ऐसे यूनिट थर्ड में क्या कमेटी होती है, क्या नहीं होता है, कमेटीज़ की क्या क्या भूमिका होती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे. तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि डिटेल में सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और क्या ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड करता है, क्या इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होगी. इन सब चीज़ों की हम आज समझेंगे. ठीक है, तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. तो जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे और ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम लेजिस्लेटिव सपोर्ट है. ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है. आपकी लाइफ में आप डेली ये शब्द सुनते होंगे जैसे कि संसद, एमपी, एमएलए, बजट, मीडिया, कमेटी. अभी हाल फिलहाल में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की न्यूज़ बहुत चर्चा में है, जिसमें कि जिसको काम दिया गया है, जो नया बिल आ रहा है मैरिज एज को बढ़ाने के लिए वुमेन्स के लिए, उसको डिस्कशन और स्क्रूटनी करने का काम उस कमेटी को दिया गया है, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड एक बिल की स्क्रूटनी की जानी है, परंतु उसमें एक ही महिला है. तो क्या है ये कमेटी, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे. तो ये सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, बहुत ही आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स से जो डेली आपको शब्द देखने को मिलते हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, उससे जुड़े क्या दायित्व हैं, क्या प्रक्रिया है, सब चीज़ें ये सब्जेक्ट आपको समझने में मदद करेगा. अगर आप इसकी एक एक यूनिट को ढंग से समझेंगे तब अपने देश की दैनिक पॉलिटिक्स, दैनिक राजनीति के कई एस्पेक्ट्स को समझने में सक्षम होंगे. आप ये समझ पाएंगे कि आपके एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस है, कौन किस कार्य के लिए अकाउंटेबल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है. आप ये समझ पाएंगे कि एक लॉ बनने में और लॉ के अमेंडमेंट प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है. अगर किसी सरकार की लॉ बनाने की प्रक्रिया की आलोचना की जाती है तब समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. तो ये सब विषय है जो आपको मदद करेगा. ऐसे ही बजट क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में 2 महीने बाद यानी बजट का सेशन चलेगा. आप लोग बजट को डिस्कस करेंगे, बजट समझेंगे, न्यूज़ में बजट 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 हर जगह सुनेंगे. तो क्या होता है ये बजट, कैसे बनता है बजट, ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को और बढ़ाती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आपकी डेली लाइफ के जितने भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से जुड़े वर्ड हैं उनके मीनिंग को समझने में, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्पफुल है. सो आई होप कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है. और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ, डिफरेंट इमेजिनेटिव एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको समझाऊं और आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँ. तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेबस, इस सब्जेक्ट के सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा क्या क्या टॉपिक्स चुने गए हैं और हम एक एक करके समझते हैं कि उनमें क्या क्या पढ़ेंगे. क्लियर है. फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है पावर एंड फंक्शन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नेंस. यानी कि जो शासन के हमारे विभिन्न स्तर होता है, आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो इंडियन सिस्टम है वो एक फेडरल सिस्टम है, एक फेडरलिज्म की सिस्टम है.
और फेडरल सिस्टम में हमेशा एक से ज़्यादा स्तर होते हैं सरकार के। तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट टीयर्स हैं, जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल बॉडीज, ये सब हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब। तो इनके क्या क्या कार्य हैं, इसमें जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व हैं, इनको हम समझेंगे। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनको काम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्या उनके पास पावर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें दी गई हैं, ये समझेंगे हम। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि हमारा एमपी कौन होता है, कैसे एमपी बनता है, एमएलए कौन होता है, एमएलए कैसे चुना जाता है, एमएलए की क्या क्या फंक्शनरीज होती है, क्या फंक्शन करता है एमएलए, क्या क्या उसकी पावर होती है। और इतना ही नहीं, हम जो लेटेस्ट, जो लास्ट स्तर की बॉडी होती है लोकल, जो कि हमारे लोगों से दैनिक जीवन पर ज़्यादा जुड़ी होती है, खासकर आप गांव वगैरह के इलाकों में जाएंगे तो जो पंचायत है उसका डायरेक्ट पीपल से कनेक्शन होता है। तो ऐसी बॉडीज़ के पास क्या पावर है, वहाँ जो आपके मेंबर चुन के जाते हैं उनके पास क्या पावर है, ये सब चीज़ें हम इस विषय में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि आपके जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया है वो क्या है, कैसे इस आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, और किस तरीके से इस अमेंडमेंट ने इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंसेप्ट को और मजबूत करने और हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में एक भूमिका निभाई है। इस चीज़ की भी हम साथ ही साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल और दूसरी तरफ कंसेप्चुअल दोनों बातों को समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि सब काम कैसे करते हैं, और दूसरी तरफ कंसेप्चुअली हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे ये सब फंक्शनरीज मिलकर हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्लियर है? तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है। संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें जिला परिषद, नगर निगम से लेकर पंचायत और वार्ड सभी शामिल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है उसका नाम है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी हम इसमें विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विधायी प्रक्रिया आप सभी को पता होगा, एक हर डेमोक्रेसी में, हर शासन में, इंडिया में भी कानून बनने की एक प्रोसीजर होता है। आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं, जो कलेक्टिवली एक लेजिस्लेटिव बॉडी का निर्माण करते हैं, वो दरअसल जो उनको पावर दी जाती है उसको एक्सरसाइज करने के लिए भी बाय रूल काम करते हैं, और उस रूल के अनुसार काम करते हुए उन्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है लॉ मेकिंग के लिए। तो क्या ये प्रोसीजर है, इसके क्या क्या घटक हैं, क्या स्टेप्स है, ऐसे कौन कौन सी सीढ़ियां हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिनको चढ़ता हुआ एक बिल प्रधानमंत्री के ऑफिस, सॉरी, राष्ट्रपति के ऑफिस पहुंचता है, और राष्ट्रपति के ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ पे साइन होते हैं, वो लॉ बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बिल प्रेजेंट हुआ, फिर वो लोकसभा पहुंचा, राज्यसभा पहुंचा, और कैसे वो बाद में प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचता है और वहाँ उसे एसेंट मिलता है, नहीं मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर स्टेप पर, कि क्या क्या प्रेसिडेंट की भूमिका होंगी ये भी हम समझेंगे, प्रेसिडेंट के वीटो कितने होते हैं, डिफरेंट बिल्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे इस यूनिट में। ठीक है, आपका सिलेबस कहता है कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, कैसे एक कानून बनता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे विधेयक की समीक्षा में स्थायी समिति की क्या भूमिका होती है, रोल प्लेड बाय स्टैंडिंग कमिटीज इन रिव्यूइंग अ बिल, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस समझेंगे, अमेंडमेंट समझेंगे कि बिल में कैसे होता है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्रेम किया जाता है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, बिल के कितने टाइप होते हैं, बिल क्या होता है, लॉ क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, इनकी एक एक स्तर पर क्या क्या भूमिका होती है, फर्स्ट रीडिंग के दौरान, सेकंड रीडिंग के दौरान, थर्ड रीडिंग के दौरान, सब चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और होपफुली शायद हम लोग अपना सिलेबस जो है यूट्यूब पर ये यूनिट 2 से शुरू करें, क्योंकि ये सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है, सबसे ज़्यादा आपके लाइफ से जुड़ा होता है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे ताकि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। आपको एमपी एमएलए के जो पावर्स हैं उनको रटवा रटवा कर, यानी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हम लोग, बुकिश नॉलेज पर नहीं फंसेंगे। हम लोग इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मे भी, जहाँ तक मेरा अभी तक प्लान है, हम लोग यूनिट 2 के साथ ही
इस चैप्टर किताब को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? फिर यूनिट थर्ड है हमारे सिलेबस का, वो है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटी, विधायी समितियां। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या होती हैं लेजिस्लेटिव कमेटीज, कितने टाइप की होती हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर स्टैंडिंग कमेटी है तो कैसे स्ट्रक्चर होता है, ज्वाइंट कमेटी है तो कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर जो नॉन परमानेंट कमेटीज हैं वो क्या क्या फंक्शन करती हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे। सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, एक एक कमेटी का डिटेल में फंक्शन समझेंगे कि उसका क्या स्पेसिफिक रोल है, कब किस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्या किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कैसे उसमें मेंबर्स का चयन होता है, एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टॉप, हर चीज हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल। ठीक है, आपका सिलेबस कहता है कि हमें इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ कमिटीज, कमेटीज के कितने प्रकार होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। हम लोग समझेंगे स्टैंडिंग, सेलेक्ट, जॉइंट, कौन सी कमेटियां होती हैं, स्पेसिफिक रोल्स के लिए बनाई गई कमेटियों के क्या क्या रोल होते हैं, अभी पार्लियामेंट में हमारी कितनी कमेटीज हैं, ये सब चीज़ हम समझेंगे। हम समझेंगे रोल ऑफ कमेटी इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंस, पॉलिसी, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन, कानून बनाते समय सरकार के जो क्रियाकलाप है उनके दौरान, कार्यक्रम, नीति, सरकार का फाइनेंस, इन सब में क्या क्या भूमिका निभाती हैं कमेटीज, ये सब चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, हम कानून में उसकी क्या भूमिका है ये हम कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान समझेंगे। कार्यक्रम और नीति के मूल्यांकन में ये हम इसी यूनिट में समझेंगे। सरकार के वित्त में इसकी क्या भूमिका होती है इसको हम यहाँ भी समझेंगे और बजट में भी समझेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस यूनिट में समझेंगे कि क्या होती है कमेटियाँ। देखिए, कमेटियाँ का अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो ये क्या है, जैसे आप सबको पता है कि संसद में बहुत सारे लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे तो डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कई बार कई मुद्दों पर साफ सफल पता लग जाता है कि इन पॉइंट पर दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे में कुछ लोगों की कमेटी बना दी जाती है सांसद को ही मिलाकर, और वो लोग फिर उस पर डिटेल स्क्रूटनी करते हैं, सब कुछ उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी उन्हें सही गलत लगता है उस हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं और फिर हाउस में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, संसद का टाइम भी बचता है, पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का एक प्लेटफॉर्म भी स्थापित कर देती है कमेटीज, और एक तरीके की मिनी पार्लियामेंट बन जाती है। तो ये कई तरीके से कमेटीज अपना रोल निभाती है, इन सब रोल्स को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में सब बातें समझेंगे और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपकी संसद की कानूनी प्रक्रिया में, वित्तीय प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है कमेटीज। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बजट क्या होता है, बजट शब्द से क्या आशय है, कब से बजट की शुरुआत हुई, बजट का पहले हमारे देश में क्या इतिहास था, आज क्या व्यवस्था है, ये सब चीजें हम समझेंगे। हम समझेंगे कि बजट कैसे बनता है, बजट के बनने में क्या भूमिका होती है संसद की, संसद किस तरीके से बजट का फॉर्मेशन रोल निभाता है, कैसे बजट पास होता है, बजट के जो विभिन्न घटक होते हैं हम उनको समझेंगे, विभिन्न जो ग्रांट्स होते हैं उनको समझेंगे। हम समझेंगे कि एक मिनिस्ट्री के कार्यालय से लेकर एक बजट कैसे संसद पहुंचता है, संसद से फिर वो वापस देश में लागू होने के लिए मिनिस्ट्रीज में आता है, उसको लागू कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे। रेल बजट, आज आपको पता होगा कि आज रेल बजट भारत में एक अलग से बजट नहीं रहा, पहले हुआ करता था, पर फिर भी हम लोग समझेंगे कि रेल बजट क्या होता था, क्या उसके प्रोविजन होते थे, कब उसे आम बजट के साथ जोड़ दिया गया। तो ये सब चीजें हम समझेंगे। इसमें मंत्रालय द्वारा जो अनुदान की मांग की जाती है, जैसे मैंने भी बताया कि ग्रांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कितने टाइप के ग्रांट्स होते हैं, और ग्रांट्स ही नहीं, हम कट मोशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे बजट पर जो बाकी सदस्य हैं, सांसद हैं, वो अपनी कलेक्टिव भूमिका के थ्रू कंट्रोल करते हैं सरकार के एक्सपेंस पर, कट मोशंस के थ्रू, इनकी हम बात करेंगे। हम हर मिनिस्ट्रीज के रोल को समझेंगे कि मिनिस्ट्रीज कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बजट के फॉर्मेशन में, बजट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो इस पूरी चीज़ों के एक एक एस्पेक्ट्स को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस का फोर्थ यूनिट है, ये डिमांड करता है कि आप समझिए कि बजट ओवरव्यू क्या है बजट दरअसल, कैसे बनता है, मिनिस्ट्रीज की उसमें क्या भूमिका होती है उसको बनाने में, उसको लागू करने में, ग्रांट्स क्या होते हैं, ये बजट से कैसे अलग है, बजट पर संसद की कैसे कंट्रोल होता है, क्या भूमिका प्ले करती है पार्लियामेंट हमारी बजट फॉर्मेशन में। ये सब चीज़ें ये सिलेबस आपसे डिमांड करता है समझने की, ताकि आप अपने देश की दिनचर्या की जो जीवन शैली है उसको समझ पाए कि कैसे वो सरकार चलती है, क्या करती है, ये सब चीज़ें। इसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे, आप लोगों ने शुरू से ही कई समय से पढ़ते आ रहे होंगे
कि जो मीडिया है वो हम डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है, इसे फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। तो क्या भूमिका निभाती है डेमोक्रेसी में ये मीडिया, कैसे मीडिया निगरानी करती है, तो हम ये सब समझेंगे। यहाँ हम समझेंगे कि मीडिया के कितने टाइप होते हैं, कैसे वो इस विधायी प्रक्रिया में, कानून के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, कैसे क्या सिग्निफिकेंस वो अदा करते हैं, क्या रोल वो निभाते हैं इस लेजिस्लेचर के प्रोसेस में। साथ ही साथ हम समझेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब बातों को हम समझेंगे कि क्या क्या बुनियादी बातें हैं प्रिंट मीडिया को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर, ये बातें हम समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे और क्यों हम लोग मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं और कैसे इसको ये उपाधि मिली चौथा स्तंभ की, आज इसकी क्या स्थिति है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके देश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, आपको बहुत मददगार साबित होगा। आप देश के सरकार की रोजाना की जो फंक्शनिंग है उसको समझ पाएंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग को समझ भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यूज करेंगे हर टॉपिक को, हर छोटी बात को समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें समझेंगे, खेल मजे मजे में, बजाय नॉलेज को बुकिश बनाने के। ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से विभिन्न एग्जाम्पल्स का यूज करते हुए हम लोग चीज़ों को, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक प्लान ये है कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इस सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूनिट 2 से होगा। यानी हम सबसे पहले समझेंगे कानून कैसे बनता है वगैरह वगैरह। तो कानून कैसे बनता है, बिल क्या होता है, संसद इसमें प्रेसिडेंट की क्या भूमिका होती है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल में क्या अंतर होते हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। एक बिल में अमेंडमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें। और साथ ही हम समझेंगे कमेटी जो है वो कैसे भूमिका निभाती है इस प्रोसेस में, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए, आपको होप कि आपको ये सिलेबस समझ आया होगा। आपको सिलेबस अब मिल भी जाएगा आसानी से, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे सिलेबस उपलब्ध है। तो आप लोग सिलेबस अपना नोट डाउन कर लीजिएगा और मिलता है तब तक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी सिलेबस इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा आसानी से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब आपको यूनिट 2 की वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन भी कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नई वीडियो के अपलोड होने पर मिलता रहे। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।